नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम सृजन में। कहते हैं कला और कलाकार किसी के मोहताज नहीं होते, वो मोहताज होते हैं तो एक मौके के और उस मंच के जहां उन्हें और उनकी कला को सम्मान मिलता है। हमारे देश में यूं तो कई तरह की कलाएं प्रचलित हैं और उन्हीं कलाओं में से एक है कास्ट कला, जिसके माहिर कलाकार प्रेम भसीन जी को आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हम उनसे ही कास्ट कला के बारे में जानेंगे और समझेंगे। प्रेम जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कास्ट कला क्या है। नहीं जी, सबसे पहले तो मैं ये आभार प्रकट करूं आपका दूरदर्शन का कि जो आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर बुलाया, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। और रहा सवाल आपने पूछा कि कैसे मैंने शुरू किया जी। ऐसा था कि मैं डाल्टनगंज जिला स्कूल में पढ़ा हूँ जी। और वहाँ पर एक कास्ट कला की क्लास होती थी जी। तो 8th क्लास तक मैंने 6 से तक 2 साल 3 साल मैंने वहाँ क्लास की है। तो थोड़ा सा लकड़ी के काम करने का मुझे आइडिया तो वहीं से हो गया था और शायद कुछ बचपन से ये कहिए कि मुझे लकड़ियों के प्रति झुकाव शुरू से रहा है। मेरे घर में 100 साल पुराने पलंग दादा दादी के पड़े हुए हैं, मुझे उनसे भी प्यार है। इन चीज़ों ने मुझे झुकाया, लेकिन फिर मैं पढ़ाई में लगा, काम में लगा और 2000 तक तो मैं काम में ही व्यस्त था, अपना बिजनेस में जी। 2000 के बाद मैं काम से छुट्टी पा के थोड़ा फ्री बैठता था तो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए, कुछ खाली नहीं बैठना चाहिए और मैं खाली नहीं बैठ। तो मेरे घर के बगीचे में एक आम का पेड़ कटा था और मैं ऐसे बैठ के उसको देख रहा था। तो देखते देखते मुझे मन में मेरे अचानक ये आया कि ये सामने वाली लकड़ी से कुछ बन सकता है जी। और पहला मैंने उस पर काम शुरू किया, शौकिया जी। और एक ऊद बिलाव जो होता है वो बनाया मैंने, जिसको आप पोलर बियर बोलते हो। तो वो मैंने बनाया और उसको मेरे घर वालों ने, बाकी सब लोगों ने भी बहुत पसंद किया, तो मेरा मन थोड़ा बढ़ा और उसके बाद मैंने मन बना लिया कि अब मैं इसी में करूँगा। और मेरा दृष्टिकोण सिर्फ इसमें यह रहता है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी लकड़ी बेकार नहीं है जी। उसी में से कुछ न कुछ निकलता है। पर निकलता कैसे है कि जैसे आपने कभी बचपन में देखा होगा कि आकाश में बादल को देखा होगा तो उसमें नए नए रूप बनते जाते हैं। आप कल्पना करते हैं कि कभी ये बन गया, कभी वो बन गया। तो उसी तरह मुझे पेड़ों में खुद आकर्षण मिलता था और पेड़ों से मुझे लगता था कि इसमें ये बन सकता है, यार ये बन सकता है। कुछ चीज़ों को तो मैंने पेड़ कटवा के बनाया और कुछ चीज़ों को मैंने रोड पर गिरी हुई लकड़ी से भी बनाया। इस तरह से मैंने काम शुरू किया और सब ये शौकिया है। आपके अंदर इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, क्या आप अपने इस हुनर से अन्य लोगों को भी जोड़ते हैं, बच्चों को सिखाते हैं? जी हाँ, बहुत काफ़ी लोगों को जो उत्साहित बच्चे होते हैं आते हैं, मेरे से सलाह लेते हैं, बात करते हैं जी। और इस समय मेरे शहर में 2 बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं जी। वो आर्ट के टीचर हैं, एक शौकिया काम करते हैं, उनको मैं सिखाता हूँ। जी। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना हुनरमंद हूँ, लकड़ियों से इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाता हूँ, इसे एक व्यवसाय के तौर पर जोड़ा जाए या इसे व्यवसाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ये सही बात है कि मैंने कभी व्यवसाय बनाने की इसको कोशिश नहीं की। उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी जो भी कृति है वो खिलौना नहीं है जी। तो कोई भी कृति मैंने बनाई तो वो दोबारा मैं नहीं बना सकता हूँ, इसलिए कि मैं प्रकृति प्रदत्त जो आकृति होती है मैं उसको तराशता हूँ जी। तो मैं फिर वो दूसरा आइटम खोजने नहीं जा सकता हूँ और वो मुझे मिलेगा भी नहीं। तो पहली बात तो ये है कि एक पीस जो मेरा बन गया वो एक सिंगल पीस है और वो सिंगल पीस मेरे पास रहना चाहिए। तो ये भी विचार था कि इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं करता था कि मैं कुछ काम मतलब व्यवसाय के रूप में, हालांकि ज़रूरत भी थी पैसों की,
लेकिन बाद में फिर मैंने देखा कि यहाँ डाल्टनगंज में कोई स्कोप नहीं है, कोई पैसे नहीं देगा। मैं जितनी मेहनत इस पर करता हूँ और एक एंटीक पीस जैसा बनाता हूँ और वो प्राइस यहाँ नहीं मिलता है, तो मेरा बेकार है देना किसी से। फिर धीरे धीरे वो मैंने जमाई करता गया, तो करीब 250-300 पीस मैंने बनाए अपने जीवन में। तो मैंने इसका दूसरा एक रास्ता खोजा जी। और मैं जैसे रोटरी स्कूल है उसको मैंने 15 पीस बना के दिए, जो उनके कक्ष में लगे हुए हैं, बच्चे उस पर देखते हैं, आकर्षित होते हैं। 9 पीस बनाया मैंने सरदार इंदर सिंह नामधारी जी के जो स्कूल है उसमें, उसको उनको दिया। एक हमारे चचेरे भाई का होटल है उसमें रखा मैंने। ऐसे कई लोगों को मैंने, सिर्फ शिक्षण संस्थाओं को, और सेसा में 22 पीस लगा दिए ताकि लोग देखें और समझें कि ये भी कोई कला है जी। बस इस कला का प्रचार ही करना मेरा उद्देश्य रह गया है। आपने कहा कि ये खिलौना नहीं है, तो लकड़ी के खिलौने और जो कलाकृतियाँ आप बनाते हैं उसमें क्या अंतर आप पाते हैं? अंतर तो है कि खिलौने जो बनते हैं एक तरह के फैक्ट्री मेड, एक तरह के 50 बन सकते हैं, सैकड़ों बन सकते हैं। लेकिन ये कोई भी पीस आप सामने पड़ी हुई जैसे गिरगिट है, वो गिरी हुई लकड़ी से मैंने बनाया, वो मुझे दोबारा कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो दोबारा मैं ही नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं गढ़ के नहीं बनाता हूँ। जो मिलता है उसको तराश देता हूँ, जो प्रकृति मुझे देती है मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी कला की ओर रुख करते हैं तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमें, क्योंकि पैसे नहीं हैं कि हम उसका निर्माण कर सकें। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मन करता है उसे छोड़ दिया जाए। क्या आपके जीवन में भी कभी कुछ ऐसा घटित हुआ है? ऐसा तो बहुत हुआ है। चूँकि सन 2000 के बाद मेरी उम्र 60 साल करीब हो गई थी जी, तो काम वाम मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मैं था कि मेरी पत्नी कमाती थी, तो कभी कभी लगता भी था कि मैं पत्नी कमा रही है और मैं इसमें लगाता जा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों ने मुझे इनकरेज किया, कभी डिस्करेज नहीं किया, इसलिए मैं लगाता चला गया, बनाता चला गया। कोई भी आइटम मैं बनाता हूँ तो कम से कम 10 दिन 15 दिन उसमें समय लगता है, उसको सोचने में, सफाई करने में। बड़ा आइटम जो बनाता हूँ उसमें 1-1 महीना भी लगा है। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी निराशा ज़रूर होती है। दूसरी निराशा का कारण ये है कि घर का हर आदमी तो मेरी कला को कला मानता है, लेकिन वो बहुत उत्साहित भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका आकर्षण ये नहीं है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि मुझे बहुत प्रतिष्ठा इससे मिली है, मैं इसलिए सबका आभारी हूँ। ईश्वर ने मुझे ऐसा दिया है कि मुझे प्रतिष्ठा बहुत मिली है। आपने इसके प्रचार प्रसार की बात की कि आपका उद्देश्य यही है कि आप कास्ट कला को प्रचारित कर सके लोगों तक, तो क्या ये सिर्फ डाल्टेनगंज तक ही आपकी यह कला सीमित है या अन्य जगहों पर भी है? मैं बताता हूँ, जैसा मैंने बताया कि मैंने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया था जी, और मैं लोकल स्तर पर 3 बार मैंने प्रदर्शनी लगाई विभिन्न केंद्रों पर जी। उसी को देखकर एक इंडस्ट्री अफसर थे अरुण सिंह जी, वो आकर्षित हुए और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप बाहर जाके लगाओ। तो मैंने कहा सर उतना इंतज़ाम होना चाहिए। तो पहली बार उन्होंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तरफ से 2012 में दिल्ली में प्रगति मैदान में जो झारखंड स्टॉल था, वहाँ एक स्टॉल मुझे मेरे लिए बुक करा दिया उन्होंने। अब सवाल था इतना सामान लेके फिर उसको जाना वहाँ। उसमें मेरे एक मित्र डाल्टनगंज में हैं, एक व्यवसायी मित्र हैं नवल तुलसियान जी, उन्होंने मेरी मदद की और एक ट्रक ठीक कर दी। हालांकि किराया मैंने अपने पॉकेट से दिया, लेकिन उन्होंने मदद की, मुझे साथ दिन भर दौड़े, ट्रक ठीक की। ट्रक से मैं सारा सामान लेके गया और वहाँ प्रदर्शनी 14 दिन लगाई। बस वो एक पॉइंट था जहाँ से मुझे पूरा प्रचार मिला, बहुत ज़बरदस्त। और दिल्ली के भी तमाम पेपरों में, दिल्ली के 18 पेपर में मेरा पूरा उसका वर्णन आया। इस तरह से काफ़ी प्रचार हुआ। और वहीं पर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, वो मेरे उस पर आए भी थे स्टॉल पर, और उन्होंने मेरी पूरी प्रदर्शनी देखी। उनको एक मेरे हाथ की बनाई हुई गणेश जी बहुत पसंद आया, तो मैंने उनको गिफ्ट भी किया।
बिल्कुल और बिल्कुल। फिर शाम को वहाँ पर एक सेमिनार होता है, उसमें सारे जो 42 स्टॉल थे उसमें से मुझे वहाँ पर सम्मानित किया गया उसके लिए, और तब मुख्यमंत्री ने खुद मुझे शॉल उड़ा के सम्मानित किया। जी। वहाँ से मेरा प्रचार हो गया, फिर सब लोग जानने लग गए। कोई भी धीरे-धीरे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो मुझे बुलाते थे, मैं उस पर प्रवचन कह लीजिए, जो कहिए, मैं कुछ ना कुछ बताता था। इस तरह से प्रचार हुआ। आज हमारे देश की जितनी भी कलाएं हैं वो धीरे धीरे विदेशों में भी बहुत फेमस हो रही हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी इस कला को भी विदेश पर एक मंच मिलना चाहिए, सरकार का साथ मिलना चाहिए? हाँ, एकदम सही सवाल है। वो मैं बराबर फील करता रहा, क्योंकि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, या मेरे जैसे और भी बहुत से कलाकारों का सामर्थ्य नहीं है कि फ़ॉरेन में जाएं या बड़े मंचों पर उसको प्रदर्शित करें। जी। तो इस संबंध में मैंने पिछले 4 डिप्टी कमिश्नर से कंटिन्यूअस हर बार उनसे मिला। मैंने यहाँ तक उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा करें कि एक आर्ट गैलरी मुझे खोल दें, और ताकि मेरे जैसे बहुत से कलाकार वहाँ पर आके अपनी प्रदर्शनी लगाएं, ताकि उनको मंच मिले और वो आगे बढ़ सके। लेकिन आज तक किसी भी सरकारी अफसर ने इसमें कोई उत्साह नहीं दिखाया, और इसलिए बड़ा दुख होता है कि पता नहीं फॉरेन में लोग कैसे इतना लोगों को बढ़ावा मिलता है, हमारे यहाँ नहीं बढ़ावा मिलता है, और सरकारी स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। प्राइवेट बहुत से लोग, व्यवसायी लोग कई जगह कई कला केंद्र खोले हैं, ये साहित्य समाज है तो फलाना है, या पुस्तकालय खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सरकारी स्तर पर उसका कोई मदद नहीं मिलती है। सर, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या आपके जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि सोशल मीडिया के सहारे आप इसका विस्तार करें? थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं डिजिटल मीडिया को बहुत समझ नहीं पाया, वहाँ मैं फेल किया। और मेरे साथ कोई ऐसा मेरा भाई बंधु भी अब नहीं, मेरी एज इतनी हो गई है कि मेरे दोस्त तो अब कोई रहे नहीं कि हमको मदद करें। हाँ, अब मेरा बेटा आया है, वो शायद मुझे कुछ हेल्प करे। जी बिल्कुल। सर, आप अन्य कई कलाओं और हुनर से भी हुनरमंद हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके अंदर केवल काष्ठ कला निर्मित करने की ही नहीं, अन्य भी कई हुनर हैं, और साथ ही आप कई अन्य मंच से भी जुड़े हैं। बहुत मंचों से जुड़ा हूँ मैं, और शुरू से बताऊँ आपको तो मैं खेल से भी बहुत जुड़ा रहा हूँ जी। और मेरा पसंदीदा खेल में क्रिकेट रहा है और टेबल टेनिस रहा है। और हमारे पलामू में क्रिकेट एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी उसका जो पहला सेक्रेटरी एक और पन्नालाल जी बने थे, और सेकंड सेक्रेटरी मैं ही बना था जब क्रिकेट एसोसिएशन बना था। ये बात 1970 की है। और उसके अलावा भी मैं साहित्यिक कोई ऐसा मंच नहीं है जिससे नहीं हो, पर अभी प्रेजेंट में मैं 2-3 संस्थाओं से, जैसे सेसा से जुड़ा हूँ, सोशल एनवायरमेंटल सेंटर है वो, उससे। उसके अलावा वहाँ मैं संरक्षक हूँ। इप्टा का मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ। एक और संस्था है उस फाउंडेशन के साथ का भी मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। तो इस तरह से मैं विभिन्न मंचों पर, और अभी जो हम लोगों ने फाउंडेशन बनाया है उसको हम लोगों ने ये सोच के ही बनाया है कि जो हमें नहीं मिला वो हम दूसरे कलाकारों को वो मंच वहाँ प्रदान करें। जी, बहुत बढ़िया। तो एक अच्छा मंच है। इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के माध्यम से जो कमियां रह गई हैं वो दूसरे बच्चों को ना मिले, उनको हम मदद कर सकें। तो हम कर रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश की कला को, हुनर को उतना नहीं समझ पाती जितने पुराने पीढ़ी के लोग समझते थे। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे, और कैसे आप कोशिश करेंगे कि वो भी इस कला से जुड़ें और काष्ठ कला को समझें? नहीं, ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी भी बहुत आगे आ रही है जी। लेकिन होता क्या है कि जो मंच प्रचलित हो जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इधर गाने का गाने का उन लोगों को मौका मिलता है और उसमें पैसा है जी। फिर वो डांस वालों का है, उसमें पैसा है, तो लोग उधर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं।
अभी तक इन सब कलाओं को मंच नहीं मिल सका है, इसीलिए लोग नहीं है, लेकिन हैं बहुत लोग, बच्चे बहुत काम कर रहे हैं जी। अभी हम लोगों ने कला प्रदर्शनी लगाई है सेसा की तरफ से, अभी जस्ट मैं उसको कल रात में देख के आया हूँ, और 5 तारीख को हम उनको एनवायरमेंटल पर जो प्रदर्शनी है उसको हम सम्मानित करेंगे बच्चों को, हम लोग ये कर रहे हैं। जी सर, इन कलाओं को इन लकड़ियों को तराशने के लिए अलग तरह के औजार की आवश्यकता पड़ती है। जी। तो किस तरह के औजार का आप इस्तेमाल करते हैं और सारे जो से आप लाते हैं? जो कोई भी बढ़ई जो कारपेंटर जो यूज़ करता है, मैं सारे औजार अपने पास रखता हूँ और खुद से काम करता हूँ। जी सर, आपने कहा कि आपकी उम्र हो गई है, लेकिन कला की और हुनर की तो कोई उम्र होती नहीं है। आपने भविष्य के लिए क्या सोचा है कि अगर आप इस कला को और आगे बढ़ाएंगे ताकि सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरा देश जो है वो आपकी इस कला को समझे और कास्ट कला को समझे? नहीं, हम तो मंच देंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोग इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएं, सीखें। ये वाली कला थोड़े पीछे रह गई है, बाकी तो पेंटिंग वेंटिंग बहुत लोग करते हैं, बहुत सी कलाएं आगे बढ़ गई हैं, लेकिन मेरा मंच थोड़ा पीछे है, जिसको मैं समझता हूं कि और मुझे 5 साल समय मिला तो मैं ज़रूर इसको कुछ न कुछ किसी ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा। एक कलाकार के मन में कई व्यथाएं भी होती हैं। आपने कहा कि कभी कभी घर वाले ही आपके हुनर को नहीं समझते हैं। उस वक्त कैसा लगता है जब बाहर आपकी तारीफ हो रही है और घर में ही आपके हुनर को नहीं पहचाना जा रहा है? मेरी पत्नी और बेटी तो मेरा बहुत ये करते हैं, बढ़ावा देते हैं। थोड़ा बेटा दूसरा है, वो मेडिकल लाइन का आदमी है, वो इसमें नहीं, कला की तरफ आकर्षित है, हालांकि अच्छा गिटार बजाता है। लेकिन हाँ, बाकी सब लोगों ने, मेरे सारे दोस्तों ने, मेरे समाज में बहुत लोगों ने बहुत मुझे सम्मानित किया, बहुत बढ़ावा दिया है, और मेरी पहचान आज यही है। कास्ट कला एकेडमी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या झारखंड में कास्ट कला एक एकेडमी का निर्माण होना चाहिए? मैं तो 4 डिप्टी कमिश्नर जो कंटिन्यूअस आए हैं पिछले 8 साल के अंदर, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर करके रिटर्न में दे के थक गया हूँ कि आप एक आर्ट गैलरी मुझे बना दें, ताकि और लोगों को भी मिले, मुझे भी मिले। उसमें मैं अपनी कुछ कलाकृतियाँ उसमें बराबर के लिए रख के जाना चाहता हूँ, ताकि वो आने वाली पीढ़ी उसको देखे और प्रोत्साहित हो। आपकी आज तक की सबसे बेहतरीन कलाकृति कौन सी रही, जिसे बनाने में आप के भी कई समय गए और आपको लगा कि ये जो मैंने बनाया है शायद अब मैं इसे दोबारा नहीं बना पाऊंगा? वैसे तो सारे माँ बाप को अपने अगर 10 बच्चे हैं तो सभी प्यारे होते हैं जी। लेकिन एक कलाकृति है मेरी जो माँ काली का मैंने बनाया, माँ काली बनाई है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। पूरा और एकदम माँ काली का रौद्र रूप मैंने उसमें दर्शाया है, पेड़ से ही है, वो मुझे बहुत पसंद है। कास्ट कला और के दूसरा एक नेचुरल हाथ है जी, जो मुझे मतलब सभी टहनियाँ थी उसमें सिर्फ मैंने उसमें छोटा बड़ा उंगली की तरह से बनाया उसको, वो भी मुझे बहुत पसंद है, वो रेयर है। कास्ट कला के निर्माण के लिए जाहिर सी बात है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इसके लिए लकड़ियों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से हमारे पर्यावरण की जो स्थिति है, आने वाले समय में इस कला को ज़िंदा रखना कितना ज़रूरी है? जिंदा रखने के लिए तो उनको मंच देना होगा ना, बिना मंच उनको मिले कोई आगे बढ़ेगा कैसा? उनको प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए ना। सबसे कम एक दिक्कत यह है कि प्रोत्साहन नहीं मिलता है। प्रोत्साहित तो जैसे आपने ये मंच मुझे दिया, आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इस तरह अगर आप और लोगों को भी बुलाते रहेंगे तो इसको बढ़ावा मिलता रहेगा। इसलिए आप भी अच्छा काम कर रहे हैं कि इसको आगे ले। सर, जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वैसे में अगर लकड़ियाँ ही नहीं बचेंगी, हमारे पेड़ ही नहीं बचेंगे, तो ये कला कैसे रहेगी? मैं तो कहता हूँ ना कि जो लकड़ी आप जिसको बेकार समझते हो जी, उसमें भी कुछ बन सकता है, ऐसा थोड़ी है, उसमें से भी कुछ आ सकता है। हर किसी के घर में पेड़ कटते होंगे, गिरते होंगे, सूख के गिरते होंगे। अब जैसे मैं आपको अभी उदाहरण देता हूँ, मैं या आपके यहाँ आने से पहले मैं आकाशवाणी में चला गया था उधर, वहाँ एक पेड़ अभी सूखा हुआ पड़ा है। मैं देख के ताजुब कर रहा हूँ कि सूखता जा रहा है, उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, और उससे इतनी अच्छी चीज़ बन सकती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मेरा मन तरस के रह जाता है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कई बेकार चीज़ें, सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, कई अन्य बेकार चीज़ें भी होती हैं,
उन्हें भी एक मूर्त रूप दिया जाए? नहीं, मैंने पत्थर से भी कुछ काम किया है जी। पत्थर काट के नहीं, पत्थर जोड़ जोड़ के कुछ चीज़ें बनाई हैं, मैं उसमें भी इंटरेस्ट लेता हूँ। हमारे देश में जितने भी कला के जो पुजारी हैं या फिर हुनरमंद लोग हैं, युवा पीढ़ी हो या फिर वृद्धजन, कोई भी, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे अगर उन्हें कोई मंच नहीं मिलता है, अगर आर्थिक तंगी में वो हैं लेकिन अपनी कला को वो जीवंत रखना चाहते हैं? क्योंकि आप प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि लगे रहना चाहिए, आशा छोड़नी नहीं चाहिए। लगे रहेंगे तो कभी ना कभी तो कोई रास्ता निकल ही जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सजेस्ट किया कि डिजिटल होना, तो मैं डिजिटल नहीं हो पाया, लेकिन आज के बच्चे तो डिजिटल होके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनको करना चाहिए ये, और प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। जी। हमारे देश की सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि जो इस तरह के बच्चे आ रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन दें, उनको मंच दें, उनको फंड दें ताकि वो कुछ कर सकें। पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको वार्निश भी मैं करता हूँ तो एक आइटम में 100 रुपया 125 रुपया तो लगता है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं लगता है। आज अगर मैंने 300 आइटम बनाए हैं लगभग, तो 300 आइटम में अगर सिर्फ, बाकी छोड़ दीजिए, सिर्फ वार्निश अगर लगी होगी तो कम से कम 50,000 की लगी होगी, तो वो टोटल मेरा है। तो वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए जो विदेशों में मिलता है लोगों को। विदेश के जो सरकारी स्तर हैं वो उनको मदद देते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं मिलता है। मदद तो के मेरा रिक्वेस्ट आपके मंच से यही रहेगा, सरकार से भी, कि वो इस माध्यम को भी आगे बढ़ाए और इसमें जितनी मदद कर सकते हैं आगे आने वाले बच्चों को, आगे आने वाले कलाकारों को, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो कर सकती है उसको करना चाहिए। सरकारी मदद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत मुश्किल है। एक कला को बनाने में, जैसे आपने अगर एक कछुआ ही बनाया, या आपने कहा कि जो माँ काली की मूर्ति आपने बनाई जो अभी तक की आपकी सबसे बेहतरीन कलाकृति है, कितना कॉस्ट जाता है आपका खुद का? ये तो छोटे बड़े आइटम पर डिपेंड करता है। सम टाइम्स 10-10, 15-15 हज़ार रुपये भी खर्च हो जाते हैं। अब माँ काली की जो मूर्ति बनाई है, मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली इसलिए है कि उसको एक मंदिर में जगह मिल गई है और वो मंदिर में स्थापित मैंने कर दी। तो मेरा वो बड़ा रिवार्ड है भगवान का कि मेरी कलाकृति मंदिर में है। कई बार ऐसा होता है कि कई कलाएं हैं, लोगों के पास पूंजी भी है, परिवार का भी साथ मिल रहा है, लेकिन आर्थिक के साथ साथ सामाजिक साथ नहीं मिलता है। सामाजिक स्तर पर साथ के लिए आप क्या कहेंगे? उस मामले में मैं लकी हूँ, समाज ने भी मुझे सम्मानित किया है और मेरे परिवार ने भी मुझे दिया है। सिर्फ सरकारी स्तर पर कोई नहीं हो सका है काम, पर होगा, समय हम बिल्कुल। और आपके मंच से जब मैं बोल रहा हूँ तो लगता है कि इसका प्रभाव जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि इस कला को और भी सम्मान मिले। मैं आपका आभारी हूँ इसलिए कि आपके मंच से ये बात आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कला और कलाकार मोहताज नहीं होते, बस वो हकदार होते हैं सम्मान के। हर कला को, हर कलाकार को सम्मान दीजिए, क्योंकि उन्हें सम्मान मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।